हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी जो गोधुली बुक से रिलेटेड है। यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे वो भारत से क्या सीखेंगे, प्रश्न उत्तर देखेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। और इससे पहले दो दो चैप्टर है। आपको आई बटन जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक दिया रहेगा। आप यहाँ से वो दो वीडियो को भी देख सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं भारत से क्या सीखे के प्रश्न उत्तर। हम आपको यहाँ पे बता दें कि भारत से क्या सीखे के जो लेखक हैं उनका नाम है फ्रेडरिक मूलर के पुत्र मैक्स मूलर। देखिए यहाँ पे हमने दो चीज नाम बताया, एक तो फ्रेडरिक मूलर इनके पिता का नाम था, और मैक्स मूलर भारत से हम क्या सीखे राइटर के नाम है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चंस इस प्रकार से, भारत से हम क्या सीखे से। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पीडीएफ का डिमांड करिए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अन्यथा नहीं तो आप लोग सिर्फ वीडियो को देखिए और समझिए, और उसके बाद आप पेन कॉपी पे नोट करिए और फिर अपने एग्जाम में लिखिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे कहा है कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। लेखक कहता है कि पूरे संसार में जो संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य है वह भारत सिवाय और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों कहा है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। हमने उत्तर में लिखा है कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ। यहाँ की जीवन बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। भारत में भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखरती है। यहाँ की धरती प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय गुण, मूल्यवान रत्न, प्राकृतिक संपदा एवं मनुष्यों की आध्यात्मिक चिंतन से परिपूर्ण है। यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान और वातावरण का सानिध्य मिलता है जो भूमंडल में अन्यत्र नहीं। हम आपको यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझा देना चाहते हैं। लेखक ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ हर चीज की शुरुआत, हर वस्तु की शुरुआत, हर चिंतन की, हर दार्शनिक का शुरुआत भारत से होता है। और यहाँ पे बहुत से मूल्यवान, गुणवान और प्राकृतिक सौंदर्य इस तरीके से खिले हुए हैं कि जिनके बारे में आप कोई भी देश या कोई भी अन्य देश के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको कहा है, देखिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चंस दिया गया है, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो हमने उत्तर में लिखा है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए गांव में होते हैं, क्योंकि गांव ही है जहां भारत की सारी परंपरा का निर्वहन होता है। यानी गांव में सारी परंपरा को देखा जाता है जो हमारे देश में है। यहाँ ऋषि और कृषि की पद्धति भी मौजूद है। ग्राम पंचायत व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, मंदिर व्यवस्था आदि जो केवल मौलिक रूप में देखने को नहीं मिलेंगे बल्कि आपको साक्षात रूप में दर्शन देंगे, या आपको साक्षात दर्शन देंगे। तो इस तरीके से हमने लिखा है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में होंगे। और क्यों, तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की क्या आवश्यकता है, किनके लिए वांछनीय है और क्यों। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। उत्तर में लिखा कि भारत को पहचान करने वाली दृष्टि भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए है। यानी कहने का मतलब यहाँ पहचानने की बात किनको है, तो अंग्रेजों की है, ठीक है ना। भारत में पहुंचने के बाद वहां से ज्ञान, सामाजिक व्यवस्थाएं, विज्ञान आदि का संग्रह और उन्नयन करने का दृष्टि होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जब वो भारत पहुंचे तो उनको इन सारी चीजों के बारे में उनको समझने चाहिए, ज्ञान होने चाहिए। और ये ऐसा लेखक कहते हैं, यानी राइटर जो फ्रेडरिक मूलर के पुत्र मैक्स मूलर जी हैं, यानी हम लोग सिंपल बात करें तो मैक्स मूलर यहाँ पे ये बताते हैं अपने अंग्रेजियों को, ठीक है ना।
आगे इसी में हमने लिखा है कि सर विलियम जोन्स की तरह नए युवा अधिकारी भी स्वप्नदर्शी हों और गंगा सिंधु के मैदानों में संग्रहणीय वस्तु एवं विद्या इंग्लैंड लावे। यानी उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सर विलियम जोन्स थे, वे नए युवा अधिकारी थे, वो एक स्वप्नदर्शी भी थे, जो गंगा के सिंधु नदी गंगा नदी के मैदान में जो संग्रह किया गया वस्तु है और विद्या है, वे सभी को इंग्लैंड लेकर चले आए। ये ऐसा फिर जो मैक्स मुलर कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि लेखक किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। तो हमने उत्तर में लिखा है कि लेखक ने कहा है कि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी भी विशेष क्षेत्र में हो, भारत में आपको पर्याप्त अवसर मिलेंगे। लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेंगी जहां जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। चलिए हम आपको समझा देते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे लेखक कहा है कि किन क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले, यानी कोई भी क्षेत्र में आपको अभिरुचि है। अभिरुचि कहने का मतलब मन है। जैसे किसी को ज्ञान, जैसे किसी को शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या अर्जन करना चाहिए ज्ञान को, तो इन सभी चीजों के बारे में भारत आपको आना चाहिए और भारत में जाकर के आपको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और यहाँ के प्रतिनिधित्व को समझने चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया और क्यों। यानी कहता है कि लेखक एक वारेन हेस्टिंग जो थे गवर्नर जनरल, आपको पता होगा ये गवर्नर जनरल भारत के रह चुके हैं, तो उनके समय में एक घटना घटा था जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना रहा। तो वो कौन सी घटना है, तो हमने उत्तर में लिखा है कि वारेन हेस्टिंग को वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। आप लोग याद रखेंगे, दारिस का मतलब सोने का सिक्का होता है, ठीक है ना। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्कों को क्या करते हैं, यह समझकर भिजवा देते हैं कि एक उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। यानी अपने आप को इन्होंने अच्छा या अपने आप को सर्वोत्तम सिद्ध करने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया था। कंपनी के निदेशक उसका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझ पाए और उन मुद्राओं को गला डाला और वारेन हेस्टिंग्स के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखें कि वारेन हेस्टिंग्स का दुर्भाग्यपूर्ण कारण क्या रहा, तो वह सोने के सिक्के जो इनको वाराणसी के पास मिला था 172 घड़ा में, तो उसने इसको भिजवा दिया था, चालाक ज्यादा था, तो इस चक्कर में वह सिक्के को गला दिया। कौन, तो जो कंपनी था ब्रिटिश कंपनी, उसने। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह की भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। यानी यहाँ पे नीति कथा को लेकर, नीति का मतलब नियम होता है, आप ध्यान रखेंगे, और कथा का मतलब तो समझ ही रहे नियम के कथाओं को। तो चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई। यानी कहने का मतलब यूरोप से, इंग्लैंड से कहाँ आया, भारत की ओर आया। भारत में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाने लगा। यानी किसको माना जाने लगा, बौद्ध धर्म को, जो बौद्ध धर्म के यहाँ पे जन्म स्थली रहा बिहार में। किंतु इनमें जन्मस्थली नहीं कह सकते हैं, ज्ञान अर्जन कह सकते हैं। जन्मस्थली जो बौद्ध धर्म के था वो लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, गौतम बुद्ध का। तो ध्यान रखेंगे। आगे की ओर बढ़े तो इसी में कहता है कि इनमें निहित समस्या समाधान की प्रतीक्षा में है। लेखक ने एक उदाहरण देकर बताया है कि शेर की खाल में गधा, उन्होंने एक उदाहरण दिया था। वाली कहावत सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो के क्रिटलस में मिलती है। इसी तरह संस्कृत की एक कथा यूनान की एक नीति कथा से मिलती है। अर्थात भारतीय नीति कथा यूनान से कैसे जुड़ी है, यह एक शोध करने का विषय है। ये जो यहाँ पे लिखे हैं लेखक जो मैक्स मुलर जी हैं, उन्होंने आपको ये समझाने की कोशिश करा है यहाँ से कि किस तरीके से नीति कथा का क्षेत्र भारत में आवागमन या अवदान के रूप में रेखांकित किया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, चलिए क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर ले तो 7 में यहाँ पे लिखा है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया है। यानी आपको बताना है कि ये यूरोप के साथ किस तरीके से व्यापार कर रहा था और क्या प्रमाण आपके पास है, यानी लेखक के पास है, और वो भी प्राचीन यानी पुराना। तो चलिए, हमने लिखा है उत्तर में कि लेखक के अनुसार यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय, जो सोलोमन थे उनके समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। सुलभ की बात करें तो ये आसान हो चुका था। साथ ही इन देशों की व्यापारिक अध्ययन करने पर कुछ संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा था, और इन संस्कृत शब्दों के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ऑफिसर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई, ये वस्तुएं भारत के सिवा और अन्य देश में नहीं मिल सकता है। और इन्हीं ऐतिहासिक अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि 10वीं 11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। अतः इस बात से स्पष्ट होता है कि यूरोप से व्यापारिक संबंध पूर्व काल से ही चला आ रहा है या पूर्व काल से ही है। तो यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिखने की कोशिश करा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि भारत के ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है, स्पष्ट करना है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा, स्पष्ट आपको कर देना है। हमने उत्तर में लिखा है कि लेखक युवा अंग्रेज अधिकारी जो भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित हुए थे, उनके लिए भारत के ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण अर्थ बतलाया है। उन्होंने कहा है कि अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबद्ध प्राचीन युग के कानून की पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए, उनके महत्व और वैशिष्ट को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है। तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए। यानी कहते हैं कि आप यदि आपको एक अच्छा प्रशासक बनना है, एक अच्छा शासन करने वाला बनना है, तो सबसे पहले भारत के जो ग्राम पंचायत है उनके पास जो शासन की प्रक्रिया चल रही है, उनको पहले जाकर समझना चाहिए, उनको देखना चाहिए, और वहाँ से आपको परखने के बाद आपको वहाँ से कुछ ज्ञान मिलेगा, और इसी ज्ञान से आप यहाँ इंग्लैंड में यानी यूरोप में कर सकते हो, तो वहाँ पे आप शासन कर सकते हो। यानी ये विदेशों के बारे में इन्होंने बताया है, विदेशियों को लेकर के, अंग्रेजों को लेकर के बताया है, और आपको ये पता भी होगा कि भारत से हम क्या सीखे, एक भाषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। उत्तर में लिखा है कि भारत प्राचीन काल से धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य छिन्नमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों के धर्म की यह शरण स्थली भी रही है। आज भी यहाँ नृत्य, नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व में आलोकित करने वाला एकमात्र महत्वपूर्ण देश है। यानी आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से बताया कि ये तो प्राचीन काल से यह धर्म के विकास और धर्म के क्षेत्र में ये रहा है, और इसके बारे में आप बौद्ध धर्म को देख सकते हैं, पारसियों के धर्म को देख सकते हैं, और नहीं तो आप जैन धर्म को भी देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का शुरुआत भारत में हुआ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं प्राचीन काल से ही भारत धार्मिक क्षेत्र में जुड़ाव रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। हमने उत्तर में लिखा है कि आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा कर पाएंगे। यानी कहता है कि जब आप भारत में जाएंगे तो आपको सर्वत्र करने का मतलब चारों अत्यंत और सुदूर भविष्य के बीच आप खड़ा पाएंगे। यानी सोचेंगे कि हम बहुत पुराने भविष्य के बीच में खड़ा है। वहाँ आपको ऐसे अवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में भी सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा से, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। यानी वे बताते हैं कि जो भारत है यहाँ बहुत तरह की सुदूर भविष्य को जोड़ने वाली बात है, जिनमें आप शिक्षा से लेकर के बात करें, कानून विधि बनाने की बात करें, तो इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं
और महत्व बतलाए हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। उत्तर में लिखा है कि संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है कि प्राचीनता है। सबसे पहली विशेषता क्या है? इसकी प्राचीनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का जो काल है वो बहुत पुराना है। ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी है कि तत्काल लोगों को एक ही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा है, और इसी भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन भाषाओं का अग्रजा है। यानी कहने का मतलब हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कि संस्कृत का इन्होंने विशेषता यह बतलाया कि जो संस्कृत है सभी भाषाओं से पहले की यह भाषा है, और आज के डेट में संस्कृत लुप्त हो चुका है या संस्कृत की बोलने वाले लोग बहुत से कम हैं। तो यही इनकी दुर्लभता है और विशेषता है कि बहुत पुरानी है, और इसका महत्व आज नहीं बहुत पहले से ही देखा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। हमने उत्तर में लिखा है कि किसी देश अथवा राज्य के प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के लिए आवश्यक है कि पहले हम वहाँ की भाषा की प्राचीनता को जानें। यदि हम जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हम आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। कहता है कि लेखक वास्तविक इतिहास, तो वास्तविक इतिहास बताने की कोशिश करते हैं कि पहले हम भाषा को जानेंगे कि जिस समय के लोग वे चूहा को जानते थे कि नहीं, चूहा को समझते थे कि नहीं कि चूहा है या नहीं। मतलब एक एग्जाम्पल एक उन्होंने बताने की कोशिश करी है। आगे देखेंगे तो लिखा है कि भाषा के सहारे आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता एवं सांस्कृतिक अवस्था को जाना जा सकता है। भाषा के सहारे, इन सभी लैंग्वेज के सहारे हम लोग जान सकते हैं। उस जब विभाजन नहीं हुआ था तब संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीन भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें बहुत पीछे हटना होगा, और पीछे हटकर हम उस सम्मिलन स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरे से पृथक हुई थी। अतीत के अध्ययन से हम पाते हैं कि आदि आर्य भाषा चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिसने वाली चट्टान रही है। लेखक इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता है, क्योंकि यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों, दुराचार्यों और उसके जातियों की क्रूरता की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। कहने का मतलब उन्होंने इस चैप्टर, इस जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा भाषा को उन्होंने महत्व दिया है। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि भाषाएं हैं तो आप पिछले के इतिहास को समझ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या होता। पाश्चात्य जगत कहने का मतलब जो पहले के थे उनको क्या क्या लाभ हुआ था। चलिए उत्तर में बात कर लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पश्चात मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने, तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों का भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे, अपितु इसे मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया जो पहले नहीं हो पाया था। यानी यहाँ पे कहा कि जो संस्कृत भाषा था, उन संस्कृत भाषा में या जो अध्ययन से, जो संस्कृत भाषा की अध्ययन है और दूसरी भाषा की अध्ययन है, उससे क्या लाभ हुआ। तो लाभ यही हुआ कि अभी से पहले हम लोग समझ नहीं पाते थे एक दूसरे को कि वह क्या कहता है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, क्या उसकी समस्या है, और आज भाषा के अंतर्गत हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है, क्या उसकी समस्या है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए लेखक कहते हैं कि भारत की जो भाषा है या संस्कृत और दूसरी जो भाषा है एक गले लगा लेने वाली भाषा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए यहाँ से आपको कहा है कि लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारी को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित करता है और क्यों। तो लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखने के लिए कहा है। यानी सर विलियम जोन्स एक ऐसे स्वप्नदर्शी थे जो भारत के बारे में हमेशा सपना देखा करते थे, और ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है ना। आगे बढ़िए तो कहता है कि क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट को दर्शन करते हुए जो अनुभव किया था वह सुखद था। उन्होंने अनुभव किया था कि एशिया की यह भूमि नानाविध विज्ञान की धात्री, आनंददायक ललित कथा, उपयोगी कलाओं की जननी
एक से बढ़कर एक शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव की प्रतिभा जननी एवं धार्मिक विकास की केंद्रीय भूमि तथा रीति रिवाज परंपरा भाषा की दृष्टि विविधता के कारण सर्वत्र सम्मान की दृष्टि देखे जाने वाली पवित्र भूमि है। यानी उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि जब आप यहाँ भारत में आओगे तो यहाँ पे हर एक जगह पे हर एक भाषा यूज किया जाता है, यहाँ अनेक तरह के विज्ञान उत्पन्न होते हैं, अनेक तरह के आनंददायक कथा सुनने को मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को देखकर उन्होंने ऐसा कहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो आज का लास्ट है। 15 में कहा है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो हमने उत्तर में लिखा है कि लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि उन्हें इंग्लैंड से, ठीक है ना, देखिए थोड़ा सा गलती यहाँ पे टाइपिंग हो गया है, ठीक है। यहाँ पे लेखक ने सिकंदर का किसे कहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, इसको हम लोग अगले वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन दोनों एक ही टाइप हो गया है, लेकिन यहाँ पे हम आपको समझा दें कि लेखक जो नया सिकंदर किसे कहा है, तो नए अधिकारियों को कहा है। जो अधिकारी यहाँ पे नए होकर के आ रहे हैं उनको यहाँ पे कहा है। बारे में इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, लेखक ने ऐसा सिकंदर किसे कहा था, क्या वो कहना उचित था या नहीं। तो इसके लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।